राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि छात्रों को जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, फिर उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज मेहनत करेंगे तभी उसका सकारात्मक असर हमारे आने वाले जीवन पर पड़ेगा। अगर हम छात्र जीवन में आराम करेंगे तो हमारा आने वाला समय कष्टकारी होगा और कई बार बहुत निराशाजनक भी हो सकता है। छात्र जीवन में की गई मेहनत पूरे जीवन को सुख में बनाती है, साथ ही समाज में सम्मान भी दिलाती है। इसलिए थोड़ा आलस छोड़िए और अपने मेहनत के मोतियों से रोशन बनाइए ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। अमेरिका और चीन के बीच सुलझने के बजाय और भड़की ट्रेड वॉर। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले 200 अरब डॉलर के सामान पर शुल्क की दर 10% से बढ़ाकर की 25%। चीन ने भी दी जवाबी पलटवार करने की चेतावनी। कहा, व्यापार को लेकर टकराव बढ़ना दुनिया में किसी भी देश के हित में नहीं। दोनों देशों के बीच अब तक 10 दौर की बातचीत रही नाकाम। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष चरम पर पहुंचा। ईरान ने चेताया, अगर वैश्विक शक्तियां अमेरिका के प्रतिबंधों से उसकी रक्षा नहीं करती तो वो फिर शुरू करेगा परमाणु हथियार बनाने का काम। अमेरिका ने भी ईरान को दी चेतावनी, अमेरिकी हितों या नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह का हमले का मिलेगा कड़ा जवाब। और दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जीत, लेकिन रंगभेद खत्म होने के बाद पहली बार हासिल वोटों में आई बड़ी गिरावट। मिले 60% से कम वोट। व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नस्ली भेदभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच रामाफोसा के लिए वादे निभाने का आखिरी मौका। उच्च तकनीक के मामले में दुनिया में प्रभुत्व पाने की चाह को लेकर विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच छिड़ी व्यापारिक जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका और चीन के बीच गतिरोध दूर करने के लिए लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक वार्ता बेनतीजा रही। बातचीत के बीच ही राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के 200 अरब डॉलर के आयात पर पहले ही टैरिफ बढ़ा दिया है। साथ ही चीन के बाकी उत्पादों पर भी शुल्क बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वहीं चीन भी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है, लेकिन यह भी कह रहा है कि वो किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। जाहिर है, दुनिया की इन दो आर्थिक महाशक्तियों का टकराव विश्व अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। महीनों से चले आ रहे व्यापारिक युद्ध के बीच इस बार कुछ ऐसे हालात बने थे जिससे लग रहा था कि अमेरिका और चीन बातचीत के जरिए समाधान निकालकर ट्रेड वॉर को आखिरकार खत्म कर देंगे। अमेरिकी दल ने चीन का दौरा किया, फिर चीन के उप प्रधानमंत्री भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका पहुंचे। ऐसे संकेत मिले थे कि समाधान करीब है, लेकिन चीनी दल के अमेरिका पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने मुश्किलें और बढ़ा दी। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले 200 अरब डॉलर के सामान पर शुल्क की दर को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है और ये 10 मई से लागू हो गई है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दोनों देशों की वार्ता में बनी सहमति से चीन पीछे हटा है। मैंने अभी घोषणा की है कि मैं चीन पर शुल्क बढ़ाऊंगा। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक चीन हमारे कामगारों को धोखा देना बंद नहीं करता और हमारी नौकरियां नहीं चुराता, वरना हमें उनके साथ व्यापार करने की जरूरत नहीं है। हम पहले की तरह उत्पादों को यही बना सकते हैं। अमेरिका की चेतावनी को जवाब देते हुए चीन ने कहा कि ट्रेड वॉर में अपने हितों की रक्षा के लिए चीन पूरी तरह से तैयार है और अगर नया टैरिफ लागू होता है तो चीन को नुकसान होगा और चीन जवाबी एक्शन लेगा। हालांकि चीन ने उम्मीद जताई कि अमेरिका एक पक्षीय कदमों से नहीं बल्कि वार्ता से मुद्दों को सुलझाएगा। टैरिफ बढ़ना दोनों पक्षों के लिए प्रतिकूल है। अभी दोनों चीनी और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं औद्योगिक श्रृंखला का हिस्सा हैं। सबको चोट लगेगी। दोनों पक्ष मुद्दों पर सहमत नहीं हैं, लेकिन इस वजह से निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। व्यापक जनता के हितों को नुकसान पहुंचा है और हमें खेद है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम एक समाधान पर सहमत हो सकें। इस बीच शुल्क बढ़ाने के ऐलान के बाद भी दोनों देशों के बीच गुरुवार और शुक्रवार को वॉशिंगटन में बातचीत जारी रही। वहीं अचानक उभरी इस तनातनी ने दुनिया को एक बार फिर
चिंता में डाल दिया है और इसका फौरी असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट के रूप में तुरंत देखने को मिला। कुछ विशेषज्ञ इसे आर्थिक शीत युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं, जो अगले 20 वर्षों तक चल सकती है। Il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale. चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध विश्व विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका मतलब है कि व्यापार शुल्क बढ़ जाएंगे, दुनिया भर में कम माल प्रसारित होगा, हम फ्रांसीसी सामानों को दुनिया भर में आसानी से प्रसारित नहीं कर पाएंगे और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। एक व्यापार युद्ध फ्रांस और यूरोप में नौकरियों को खत्म कर देगा, इसलिए यूरोप को इसका विरोध करने के लिए एकजुट होना होगा। En France et en Europe, et c'est là aussi que l'Europe doit s'unir pour résister. चीन से व्यापारिक टकराव के पीछे का कारण अमेरिका का डर भी माना जा रहा है। अमेरिका को लगता है कि तकनीकी तरक्की के जरिए चीनी अर्थव्यवस्था कहीं अमेरिका से भी बड़ी ना हो जाए। अनुमान है कि साल 2025 तक चीन अपनी 150 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को अमेरिका की 200 खरब डॉलर की इकोनॉमी के करीब ला खड़ा करेगा। इसलिए चीन को कुछ खास क्षेत्रों से बाहर रखने का दबाव अमेरिका इस ट्रेड वॉर के जरिए बना रहा है। उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि चीन अपने यहाँ व्यापार करने आई अमेरिकी कंपनियों के सामने टेक्नोलॉजी शेयर करने की शर्त न रखे। चीन के साथ अमेरिका व्यापार घाटा पिछले साल 378.73 अरब डॉलर रहा था, जिसे अमेरिका कम करना चाहता था। अमेरिका की मांग है कि उसके उत्पाद चीनी बाजार में ज्यादा पहुंचे, लेकिन चीनी उत्पादों का अमेरिका में दखल बहुत ज्यादा है और उन पर 25% का टैरिफ लगने से निम्न मध्य वर्गीय अमेरिकी अपनी कुछ जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। अब देखना है कि लड़ाई में दोनों महाशक्तियों के बीच अगर तल्खी कम होने की बजाय और बढ़ती है तो पूरी दुनिया इसके असर से कब तक दूर रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गहरा गया है। ईरान ने कहा है कि वैश्विक शक्तियां अगर उसे अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं बचाएंगी तो वो परमाणु डील के नियम तोड़ेगा और यूरेनियम संवर्धन फिर शुरू करेगा। इस बीच अमेरिका ने ईरान के स्टील और खनन सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिकी हितों या उसके नागरिकों पर किसी भी प्रकार का हमला करता है तो उसका तुरंत निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग ने ईरान के कथित खतरे का मुकाबला करने के लिए मध्य पूर्व में युद्धपोत और पैट्रियट मिसाइलें भी तैनात कर दी है, जिससे युद्ध की आशंकाएं भी गहरा रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है और बातचीत के जरिए तल्खी कम करने को कहा है। बीते कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान से रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। ईरान द्वारा परमाणु करार से हटने की घोषणा करने के बाद इस रिश्ते में तनाव और चरम पर पहुंच गया है। ईरान के साथ संबंधों में तनाव के बाद अमेरिका मध्य पूर्व में अपने युद्धपोत यूएसएस आर्लिंगटन और बम बरसाने वाले USB-52 विमानों के साथ ही पैट्रियट मिसाइलों को तैनात करने में जुट गया है। अमेरिका ने ईरान को साफ तौर पर आगाह किया है कि तेहरान की ओर से अमेरिकी हितों या नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा। रक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्य और संदेश जो हमने ईरानियों को भेजे हैं, उससे मुझे आशा है कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकें और ईरानी अमेरिकी हितों को नष्ट करने के बारे में 2 बार सोचेंगे। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से हटने का ऐलान किया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को रोकने के साथ ही उस पर कई और प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने ईरान पर ये कार्रवाई उसके परमाणु कार्यक्रम और आतंकी गतिविधियों को लेकर की थी। ईरान ने 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ परमाणु करार किया था। वहीं अमेरिका के इस कदम के बाद ईरान ने कहा है कि अगर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले बाकी देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो वो फिर से उच्च स्तर पर परमाणु संवर्धन करना शुरू कर देगा और परमाणु समझौते से हट जाएगा। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की शर्तों के तहत हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम 3.67% के स्तर तक समृद्धि बनाए रखेंगे
हम इसका पालन करना बंद कर देंगे और यूरेनियम संवर्धन के लिए कोई निर्धारित स्तर नहीं होगा। इस बीच ईरान द्वारा परमाणु समझौते से हटने की घोषणा करने के बाद फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों ने चिंता जताई है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने कहा है कि फ्रांस चाहता है कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते से ना हटे, लेकिन तेहरान ऐसा करता है तो उसे कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईरान इस संधि से हटने की बात कर रहा है। चूंकि यूरोपीय संघ इस संधि से जुड़ा हुआ है, फ्रांस नहीं चाहता कि ईरान इस संधि से हटे और यही वजह है कि फ्रांस ने इसके लिए कई पहल की है। दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए एकदम तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण अफ्रीका में हुए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ने सत्ता बचा ली है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म होने के बाद पहली बार नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC को 60% से कम वोट मिले हैं। ये चुनाव देश में व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नस्लीय भेदभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुए। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे ANC के ही नेता जैकब जुमा को पिछले साल फरवरी में राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा था और उनके हटने पर सिरिल रामाफोसा तमाम वादों के साथ नए राष्ट्रपति बने थे। ये चुनाव रामाफोसा और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी मौका माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में बुधवार को हुए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC सत्ता बचाने की कोशिश में लगी है। अभी तक 90% वोटों की गिनती हो चुकी है और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 57.38% मत मिले हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उसके वोट में गिरावट आई है। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म होने के बाद पहली बार ANC को इतने कम वोट मिलेंगे। शुक्रवार देर रात हुए मतों की गिनती के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस को 21.01% और लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स को 10.33% वोट हासिल हुए हैं। कानून के मुताबिक चुनाव आयोग के पास नतीजे घोषित करने के लिए 1 हफ्ते का समय होता है। शुक्रवार की रात तक 90% वोटों की गिनती हो चुकी है और हमें विश्वास है कि समय पर हम नतीजों का ऐलान कर देंगे। ANC के अधिकारी मान रहे हैं कि पार्टी की लोकप्रियता 2014 से कम हुई है, जब उसे 62% वोट हासिल हुए थे। नेल्सन मंडेला की पार्टी ने कभी भी 60% से कम वोट नहीं पाए थे। अगर पूरे नतीजे आने के बाद ANC 60% वोट पाने में असमर्थ होती है तो ये इतिहास में पहली बार होगा। 1994 में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और तब से लगातार सत्ता पर काबिज रही। हम इस देश पर अगले 25 साल तक राज करेंगे, इसलिए जो हमें चाहते हैं हम उनके लिए कहेंगे कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे और सफर को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से हमने खत्म किया था। हमने कुछ मसलों के बारे में सुना है, कई लोगों के विरोध के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं किया है। सत्ता में आने के बाद उनकी नाराजगी को दूर करना हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम एक जिम्मेदार संस्था है। नई सरकार के गठन के लिए दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रोविंसों में वोट डाले गए। इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और नस्लीय भेदभाव के मामले मुख्य मुद्दे रहे। लोगों में सत्ताधारी पार्टी से नाराजगी रही कि अल्पमत में गोरों के रहते हुए काले लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी।
और आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर में इस हफ्ते घटी कुछ प्रमुख हलचलों पर। एक नजर दुनिया एक नजर में। आयरलैंड की संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया है। ब्रिटेन के बाद ऐसा कदम उठाने वाला वो दुनिया का दूसरा देश बन गया है। संसदीय रिपोर्ट में एक संशोधन करके जलवायु आपातकाल घोषित किया गया और संसद ने आह्वान किया कि किस तरह से जांच कर वो जैव विविधता को नुकसान के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में सुधार कर सकती है। ये संशोधन बिना मतदान स्वीकार कर लिया गया। आयरिश ग्रीन पार्टी के नेता और संसद में ये संशोधन पेश करने वाले इमॉन रॉयन ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया। तुर्की में आम चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सियासी लड़ाई अभी भी जारी है। चुनाव आयोग ने इस्तांबुल में फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और आर्थिक शहर है। दरअसल स्थानीय निकाय के लिए हुए चुनाव में विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने भारी मतों से इस्तांबुल के मेयर पद का चुनाव जीता था और राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी की हार हुई थी, जिसके बाद एर्दोगन की पार्टी ने वोटिंग में धांधली के आरोप लगाए। अब यहां 23 जून को पुनर्मतदान होगा। फिर से चुनाव कराने के फैसले पर विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इससे साबित होता है कि एक पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतना गैर कानूनी है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ताजा तनाव के बाद युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है। गाजा क्षेत्र में रॉकेट हमलों और बमबारी के चलते फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक और युद्ध होने का खतरा बन गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच आखिरकार संघर्ष विराम समझौता हो गया। ये समझौता मिस्र की मध्यस्थता से हुआ। गाजा में 4 मई से हालात बिगड़ गए थे। इजराइल ने दावा किया था कि 2 दिनों में हमास ने 690 रॉकेट और मोर्टार दागे। इनमें से 240 को हवाई रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। 35 रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे थे। इजराइल ने इसके जवाब में गाजा में हवाई हमलों में आतंकियों के करीब 350 ठिकानों को निशाना बनाया। 2 दिन चले इजराइल के हमलों में 9 आतंकियों समेत 23 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जबकि हमास के हमलों में 4 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। गाजा में 2014 के बाद सबसे खराब हालात माने जा रहे हैं। म्यांमार में रोहिंग्या संकट पर रिपोर्टिंग की वजह से 511 दिन हिरासत में रह रहे रॉयटर्स के 2 पत्रकारों को रिहा कर दिया गया है। वालोन और क्याव को दिसंबर 2017 में हिरासत में लिया गया था, जब वो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या संकट की रिपोर्टिंग कर रहे थे। दोनों पत्रकारों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का उल्लंघन किया है और दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट की माफी के बाद समाचार एजेंसी रॉयटर्स के दोनों पत्रकारों को कैद से रिहा कर दिया गया। वहीं रॉयटर्स के प्रधान संपादक स्टीफन एडलर ने म्यांमार सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। वलोन और क्याव सोय उन 6,225 कैदियों में से हैं जिनकी सजा को राष्ट्रपति विन मिंट ने माफ किया है। म्यांमार के अधिकारी 17 अप्रैल से शुरू हुए अपने नए साल में कुछ कैदियों को रिहा करते हैं। ये म्यांमार की परंपरा का हिस्सा है। पाकिस्तान के लाहौर में रमजान के दौरान बुधवार सुबह सूफी दरगाह दाता दरबार के नजदीक धमाका हुआ। इसमें 5 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका दरगाह की सुरक्षा में लगी पुलिस जीप को निशाना बनाकर किया गया। पाकिस्तान स्थित तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। लाहौर के पुलिस चीफ गजनफर अली ने बताया कि धमाके के वक्त दरगाह के अंदर और बाहर काफी लोग मौजूद थे। 2010 में इसी दाता दरगाह में 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया था। तब हमले में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। ईश निंदा के आरोप में बरी हुई 47 साल की ईसाई महिला आसिया बीबी ने अपना देश पाकिस्तान छोड़ दिया है। उनके वकील का कहना है कि वो अब कनाडा में है। 4 बच्चों की मां आसिया को 2010 में ईश निंदा के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी।
उन पर आरोप था कि उन्होंने पड़ोसियों के साथ झगड़े में इस्लाम का अपमान किया है। आसिया ने हालांकि इससे इनकार किया था और खुद को निर्दोष बताया था। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आसिया की निचली अदालत से मिली मौत की सजा को पलट दिया था। कोर्ट ने उन्हें बरी करने के साथ ही तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। इस फैसले से भड़के कट्टरपंथी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए थे। आसिया को जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। इसके बाद से ही आसिया के पति आशिक मसीह उन्हें पाकिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में लगे थे। इस संबंध में उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से भी मदद मांगी थी। इस हफ्ते 8 मई को दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इस दिवस का संबंध रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस से जुड़ा है। दुनिया भर में समय समय पर भीषण नरसंहार और युद्ध होते रहे हैं। इसके चलते हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं ने भी कई बार अपने तांडव से भारी तबाही मचाई, जिनको देखने सुनने वाला कोई संगठन नहीं था। पर जब युद्धों का सिलसिला बंद नहीं हुआ, तब स्विट्जरलैंड के हेनरी ड्यूनेंट ने एक ऐसा काम किया जिसने मानव सेवा की नई राह खोल दी। उन्होंने 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की। दरअसल ये दिवस मानव सेवा के लिए प्रेरित करने वाला दिवस है। दुनिया के 190 से ज्यादा देश अगर किसी एक विचार पर एकमत हैं, तो वो है रेड क्रॉस का मानव सेवा से जुड़ा विचार। आइए जानते हैं रेड क्रॉस संस्था की अब तक की उपलब्धि और योगदान के बारे में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस साल 1863 में अस्तित्व में आते ही अपने वृहद और मानवीय लक्ष्यों को पाने की ओर बढ़ चुकी थी। सबसे पहला लक्ष्य था लड़ाई में फंसे सैनिकों और नागरिकों को इलाज से लेकर हर तरह की मानवीय मदद पहुंचाना। रेड क्रॉस सोसाइटी की सबसे पहली उपलब्धि थी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गठन कर इसे लागू कराना। ये संस्था जिनेवा कन्वेंशन और रेड क्रॉस सोसाइटी एंड रेड क्रिसेंट आंदोलन के जरिए मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। आज रेड क्रॉस संस्था दुनिया भर के लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा, बिछड़े परिवारों को मिलवाना, पीने का पानी और घर मुहैया कराने जैसा काम कर रही है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और यौन शोषण को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी ने उल्लेखनीय कार्य कर प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाया। इस संस्था ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से घायलों का प्राथमिक उपचार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इन घायलों की सेवा रेड क्रॉस सोसाइटी ने की थी। पहले विश्व के अनेक देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी पर प्रतिबंध था, लेकिन अब विश्व के लगभग सभी देशों में इसकी शाखाएं खुल गई हैं और ये मानव सेवा करने का काम सभी देशों में कर रही है। संस्था रक्तदान शिविरों का आयोजन करती है। दुनिया भर में जगह जगह ब्लड बैंकों की स्थापना की गई है। रक्तदान जागरूकता अभियान भी संस्था चलाती है। जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, एनीमिया, थैलेसीमिया के बचाव के तरीके लोगों को बताती है। संस्था के सदस्य निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का काम करते हुए गांव और शहरों में एम्बुलेंस और दवाइयां पहुंचाने का काम करते हैं। रेड क्रॉस चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता है और उस व्यक्ति की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। मौजूदा समय में दुनिया भर में कई तरह की नई समस्याओं ने जन्म ले लिया है। आतंकवाद और युद्ध के दौरान मारे गए लोगों के शवों का सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि करने के लिए उनकी पहचान करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए रेड क्रॉस ने फॉरेंसिक साइंस के जरिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर मदद की है। युद्ध बंदियों को छुड़ाने और उसे उसके देश को सौंपने में सबसे अहम भूमिका रेड क्रॉस की है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेड क्रॉस ने 20 करोड़ चिट्ठियां सभी युद्धरत देशों को लिखी, जिसकी वजह से 2 लाख युद्ध बंदियों को जेलों से छुड़ाया जा सका। पूरे युद्ध के दौरान संस्था ने युद्ध में सम्मिलित देशों की निगरानी की ताकि वो जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन न करें। इसके लिए रेड क्रॉस के 41 प्रतिनिधियों ने युद्ध के अंत तक पूरे यूरोप में 524 राहत शिविरों का दौरा किया और मानव अधिकारों की अवहेलना होने पर उन देशों की शिकायत की।
युद्ध के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के अभूतपूर्व योगदान की वजह से 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ICRC को आधिकारिक तौर पर UN का पर्यवेक्षक घोषित किया। यही नहीं, रेड क्रॉस संस्था को विशेषाधिकार मिला है कि स्विट्जरलैंड सरकार भी उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अलावा रेड क्रॉस के कार्यों की वजह से उसे दुनिया भर में कर मुक्त कर दिया गया है। दुनिया के किसी भी स्थान पर राहत सामग्री और धन पहुंचाने पर संस्था पर कोई भी टैक्स या ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब दुनिया भर की कुछ रंगीन हलचलें देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और पत्नी मेगन ने अपने बेटे के जन्म के बाद पहली बार फोटो कॉल के जरिए दुनिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की। प्रिंस हैरी और मेगन के बेटे को देखने के लिए दुनिया भर की मीडिया उत्सुक थी। इसके बाद ब्रिटेन की रानी भी अपने 8वें पौत्र को देखने पहुंची, जिसका नाम आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर रखा गया है। Magic. It's pretty amazing, and I mean, I have the two best guys in the world, so I'm really happy. इस हफ्ते सितारों का जलवा खूब देखने को मिला, वो भी फैशन के चढ़ते खुमार के साथ। जहां न्यूयॉर्क के मेट गाला में सभी A-लिस्ट स्टार्स अजीबोगरीब फैशन के रंग में दिखे। इनमें किम कार्डेशियन, जेनिफर लोपेज के साथ कई सितारे दिखे, तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस जेंडिया और सिंगर सेलिन डियोन ने भी मेट गाला में सबका दिल जीत लिया। वहीं सिंगिंग सेंसेशन कैटी पेरी ने भी शाम में अपने फैशनेबल स्टाइल से सबको चौंका दिया। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री एन हैथवे और ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी क्वीन रिबेल विल्सन सुनहरे कारपेट पर चलते हुए अपनी नई फिल्म द हसल की प्रीमियर में शामिल हुई। द हसल एक कॉमेडी फिल्म है जो 1988 के क्लासिक डर्टी रॉटन स्काउंड्रल की रीमेक है। बोलिविया इन दिनों फेस्टिवल की मस्ती में डूबा हुआ है। द टिंकू फेस्टिवल यानी भिड़ंत फेस्टिवल में पूरे देश के लोग शामिल होते हैं। नौजवान मुक्केबाजी के इस मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ते हैं और कई बार काफी खून भी बहाते हैं। ये एक काफी पुरानी परंपरा है जिसे बोलिविया के लोग आज भी हर साल मनाते हैं। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।